टाइम पीरियड बाय रिड्यूस मास, तो इसमें आपके दो ब्लॉक हैं, M1 M2 अटैच टू द स्प्रिंग है। आप इनको दबा के ऐसे छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। इनको दबा के आप रिलीज कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा इनका। ठीक है ना। आपने इनको खींच के छोड़ दिया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये SHM करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा इसमें। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको पता है कैसा सिस्टम हो जाता है। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, इसलिए स्टेशनरी रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ठीक है ना। इनको खींच के दबा के कैसे भी छोड़ दो, सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, वो रेस्ट पर रहेगा वो पॉइंट। ठीक है। तो फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पहले तो ये देख लीजिए। पॉइंट अगर रेस्ट पर है कोई यहाँ का बिल्कुल, तो इधर एक स्प्रिंग लग रही है इसके, फिर तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया ना, ये पॉइंट रेस्ट पर रहता है। ठीक है ना। ये पॉइंट अगर रेस्ट पर है हमेशा, तो ये दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अलग अलग बन गए बस हमारे, और क्या है बताइए। क्योंकि फोर्सेस वही लगेंगे, जो भी एक्सटेंशन है के एक्स इस पे लगेगा, के एक्स इस पे लगेगा। ठीक है। तो देखो आप इसमें क्या होगा आपका, ये L1 पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लो। ठीक है ना। जैसे ये L0 है मान लो, इसकी नेचुरल लेंथ पर है इनिशियली, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है इसमें। ठीक है ना। इस पोजीशन पर जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, जबकि नेचुरल लेंथ पर आती है तो हमेशा वही रहेगी, वो थोड़ी चेंज होगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो वही है। तो जब ये नेचुरल लेंथ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L0 है, तभी तो आएगा नेचुरल लेंथ। उस पोजीशन पर, उस स्टेज पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इनसे कितनी डिस्टेंस पर लाई करेगा, तो वो हमेशा उतनी डिस्टेंस पर ही रहेगा। ठीक है ना। वो हमेशा उतनी ही डिस्टेंस पर रहेगा। तो वो निकाल लेते हैं अपन, L1 L2 निकाल लेते हैं। ठीक है। तो जैसे इसको मैंने बोल दिया L1, इसको बोल दिया L2, तो L1 L2 पता है आपको, L1 कितना होगा, M2 L0 अपॉन M1 प्लस M2। L1 इक्वल्स टू M2 L0 अपॉन L1 प्लस M2, और L2 कितना हो जाएगा, M1 L, उस स्टेज पे निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस L0 है, तो हमेशा वही रहेगी पोजीशन। तो ये आपका क्या हो गया, L2 इक्वल्स टू M1 L0 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। देखो आप L1 L2 निकाल दिए। ठीक है। L0 क्या है हियर, L0 इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। L0 इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना। आप कुछ भी ऑसिलेट करे, कैसे भी करे, इधर ये जाएगा इधर जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको दो, ये पॉइंट फिक्स है तो इसको दो अलग अलग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो ना, तो ये पॉइंट तो हिलना नहीं। ठीक है। तो इधर की स्प्रिंग का फिर वो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, वो भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के प्रोपोर्शनल टू 1 नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दो स्प्रिंग मान लो आप, अब एक का मान लो K1 है और एक का मान लो K2 है। अब टाइम पीरियड तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 है, जब एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा। ठीक है ना। जब एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, और फिर दूसरा एक्सट्रीम पर पहुंचेगा फिर रुकेगा तो दूसरा फिर रुकेगा। आप देख रहे हो इनके टाइम पीरियड दोनों के सेम होंगे, आप किसी से भी निकालो। ठीक है ना। वही टाइम पीरियड होगा जो आप इसका, इस SHM का, जो इस तरह से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों ब्लॉक, जो आप इनका निकालना चाहें। ठीक है। क्लियर है आपको ये। तो आप देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के प्रोपोर्शनल टू L0 होता है, तो K1 अपॉन के कितना हो जाएगा, जैसे K1 अपॉन के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के तब होता है तब एल नॉट होती है, और जब के वन निकालना है तब ये लेंथ एल वन है। तो देखो के वन कितना आ जाएगा, के एल नॉट अपॉन एल वन। ठीक है ना, ऐसे वैल्यू रख रहा हूँ। एल नॉट के एम वन प्लस एम टू, के इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू आ गया। बताओ बेटा, क्लियर है इतनी बात? के इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू, और के टू बाई के टू भी ऐसे निकाल लो आप। के टू बाई के कितना हो जाएगा, एल नॉट अपॉन एल टू हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड जो स्प्रिंग बन रही है, ठीक है ना, इसका कितना आ जाएगा, के इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन आ जाएगा। ठीक है ना। तो एम वन इज, अब बोल सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा कि क्योंकि वो पॉइंट फिक्स है, तो एम वन इज ऑसिलेटिंग, एम वन इज ऑसिलेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, is oscillating under the influence of K1, and M2 is under the influence of K2. M2 is under the influence of K2। ठीक है ना, M1 is oscillating under the influence of K1 and this is oscillating under the influence of K2। तो इसलिए आप किसी से भी निकाल लो, दोनों आंसर सेम होंगे। T इक्वस टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के वन कर लो, दैट मस्ट बी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम टू बाई के टू कर लो। ठीक है, तो आप देख लो के वन की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू आएगा। मतलब एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू अपॉन के, तो कितना आ जाएगा ये, टू पाई अंडर रूट एम वन एम टू अपॉन के इंटू एम वन प्लस एम टू। टू पाई अंडर रूट एम टू अपॉन के एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टू पाई। अब इस एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू को क्या बोल देते हैं आप, रिड्यूस मास बोल देते हैं। तो आप ये तो याद रखेंगे कि इस तरह के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होता है, टू पाई अंडर रूट म्यू बाई के होता है। ठीक है ना, ये दोनों में से किसी से निकालो वो सेम आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप यही टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको एक ब्लॉक पे बैठ के कराया था, उस एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं दूसरे ब्लॉक की मशीन। तब भी टाइम पीरियड होंगे, उसके रिस्पेक्ट में भी एस एच एम है, वहां से भी यही है। ठीक है ना, तो आप चाहे से वैसे निकाल लें सुडो फोर्स लगा के, या इस तरह से सी ओ एम से निकाल लें। बट ध्यान रखें कि कितना आता है, टू पाई अंडर रूट म्यू बाई के आता है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस पे देखो, क्वेश्चन देखो आप।